नहीं। तो देखिए, इंडिया हम पढ़ रहे हैं और अपना टारगेट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अपना टारगेट आपके सामने है। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 35 to 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 35 to 40 क्वेश्चंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और ये मैं हम लोग यहाँ पर अच्छे से करेंगे भी। ठीक है ना। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 पर बेटा, जो 2021 कर रहे हैं, जो 2022 कर रहे हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप और यहाँ अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं प्लस पे, तो आपको मेरे ही कोड से आना, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग का ग्रुप बनता है फाउंडेशन का। ठीक है, तो ये चीज भूलिएगा नहीं। और चैप्टर्स क्या है, कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये इतने चैप्टर्स होते हैं। तो हम पहले इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे चल रहे हैं। 31 चैप्टर होते हैं, याद रखिएगा। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। और ये पूरा चैप्टर आपका चल रहा है, ये देख सकते हैं। और ये देखो, ये बड़ा अच्छा एक चैप्टर आता है, ये वाला राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। जिनकी भी वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप यहां से सब ओके है, हमारे पास सब ओके है। आप अपना अपना फोन नेटवर्क में रखें और रिफ्रेश, और बीच बीच में रिफ्रेश करते रहें। पीडीएफ उसी पे मिलेगा, अभिव्यक्ति वाले ग्रुप पे। अभिव्यक्ति वाले ग्रुप पे आवाज आ रही है सब? एवरीथिंग इज ओके? ओके टाइप करिए, ओके ओके, तब फिर शुरू करूं। एवरीथिंग इज स्टार्ट, वेरी गुड। आज नोट्स मिल जाएगा, एक पार्ट कल वाला आज पक्का मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, जो 31 नंबर चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल कल पीआईबी की क्लास है। पीआईबी यूट्यूब पे, याद रखिएगा। यूट्यूब पे पीआईबी, जैसे द हिंदू के 500 क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, तो पीआईबी के भी 500, तो सुबह 10 बजे पीआईबी का होगा, और संडे को सुबह फिर 8 बजे द हिंदू का होगा। वो आप रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जो भी बच्चे यूपीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, देख सकते हैं, 24 महीने की फीस केवल 43,200। एसके लाइव कोड आप इस्तेमाल करना है। तो आप, हमारा फाउंडेशन बैच एक स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच एनसीईआरटी 16 मार्च से, 16 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं मेरे साथ इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाँ बेटे, ये वन टाइम ही पेमेंट है विथ। तो हम लोगों ने कल जहां से किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये विथ तो हो गया। पार्ट 2 याद रखिएगा, पार्ट 2 आज कर रहे हैं। यहीं पर हमने क्लास रोकी थी, यहीं से स्टार्ट करें कल से आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्त चैप्टर में ग्रीन जलवायु कोष, ये क्या है? जलवायु परिवर्तन की चुनौती चुनौती से निपटने के विकासशील देशों के प्रयासों के समर्थन हेतु ग्रीन जलवायु कोष जीसीएफ एक बहुपक्षीय कोष से बनाया गया। तो कोई, आप नाम से स्पष्ट है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए ये बनाया गया है। तो याद रखिएगा, किसके लिए? क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए ये बनाया गया है। क्लियर है? और जीसीएफ ने प्रारंभिक रूप से इतने 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संसाधन जुटाया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हरित जलवायु कोष। अब देखो बच्चों,
यानी ग्रीन जलवायु कोष। अब यहां पर आपने पढ़ा ये इंडिया में इतना ही था, यानी इंडिया में इतना ही था। अब मैंने देखिए डिटेल करके जीसीएफ पर क्वेश्चन बना दिया, यानी हरित जलवायु कोष। क्या बना दिया? यानी हरित जलवायु कोष जीसीएफ पर क्वेश्चन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? हरित जलवायु कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अब चलिए, यह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। दूसरा, वर्ष 2009 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया था। तीसरा, यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराता है। इसमें से कौन सा सही है? चलिए काउंटिंग, मैं 5 काउंटिंग, चलिए आप लोग बताइए। 1 2 3 4 5 और ये रहा। तो केवल 1 और 3, यानी पहला सही है कि यह यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। वर्ष 2009 में डरबन में नहीं बेटा, कोपेनहेगन में डेनमार्क में कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष, इसके गठन का। तो बेटा कोपेनहेगन से आया था, याद रखिएगा। कहां से आया था? कोपेनहेगन से, डरबन से नहीं आया था। तो ये हो गया आपका तीसरा, यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन। तो आप समझ सकते हैं ये दूसरा नहीं है, तो अब आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या क्या है ये देखिए। ये ट्रेंड, मैंने कल कहा था ट्रेंड पर आधारित क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ट्रेंड आधारित। तो इंडिया से आपके लिए ये ट्रेंड निकाल दिया गया है। यानी देखिए आर्थिक विकास का क्या ट्रेंड चल रहा है, यानी क्या निकाल दिया कि याद रखिएगा क्या, यानी भारत में आर्थिक विकास का ट्रेंड क्या चल रहा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के सीएसओ ही नेशनल इनकम निकालता है। तो बेटा ये भी याद रखिएगा, सीएसओ ही, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज है। जारी राष्ट्रीय आय के अंतरिम अनुमान के अनुसार 2018-19 के लिए जीडीपी में तुलनात्मक रूप से 2017-18 की तुलना में कमी रहने का अनुमान है। दूसरा, 2018-19 की विभिन्न तिमाहियों के लिए जीडीपी की अनुमानित वृद्धि में क्रमशः गिरावट दर्ज की गई। चलिए बताइए ABCD, चलिए फटाफट देखते हैं किसका सही ठहरता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, तो किसका सही ठहरता है चेक करते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, यानी दोनों सही है, दोनों ही सही है, ठीक है ना, क्योंकि जीडीपी में तो गिरावट दर्ज ही की गई है लगातार, ठीक है ना। और 18-19 के लिए जीडीपी में कमी रहने का अनुमान। तो बिल्कुल बेटा इस समय तो गिरावट का ग्राफ ही रहा है। तो बहुत बढ़िया, जिनका सही वो कान अपना ना खींचे, जिनका गलत हो कान अपना खींच ले। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल्य, प्राइस, यानी कि मूल्य यानी मुद्रास्फीति पर क्या चीज दी गई है, इंडिया का ही है ये सब टोटल। ट्रेंड्स, मैंने पहले कहा ट्रेंड आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रख सकते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, याद रखिएगा, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में गिरावट। ये ट्रेंड होता है बेटा, ये ट्रेंड होता है कि किस प्रकार की मुद्रास्फीति चल रही, किस प्रकार का विकास। और यूपीएससी
ये सब कुछ पूछता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में मुद्रास्फीति 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में कम रही। ये ट्रेंड है, यानी थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन दोनों का ट्रेंड है। तो इन दोनों का ट्रेंड आपको याद होना चाहिए, क्या चल रहा है। इकोनॉमिक्स में ये मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूं, तो इसमें दोबारा इन सब चीजों को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, बी, सी और डी। क्या है? ए, बी, सी और डी। तो देख सकते हैं, याद रखिएगा। फिर क्या है? तो अब देखिए, यानी पहला तो सही है पर दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति 2016-17 की तुलना में वर्ष 17-18 में कम रही है, कम नहीं अधिक रही है। ये पॉइंट याद करें। देखो, ये सब आपको रटना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, ये ट्रेंड आपको रटना पड़ेगा, याद रखेगा। क्लियर है? फिर इसके बाद रुपए का विनिमय दर, यानी कि रुपए का विनिमय दर डॉलर के मुकाबले में, डॉलर के मुकाबले में, याद रखें क्या है? रुपए की विनिमय दर डॉलर के मुकाबले में, रुपए का विनिमय दर के संदर्भ में, ये भी ट्रेंड है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या ट्रेंड चल रहा है। यानी डॉलर के मुकाबले रुपए का वैल्यू क्या है डॉलर के मुकाबले में, याद रखिएगा। तो रुपए के विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? पहला, मार्च 2019 से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में सुधार हुआ है। दूसरा, इससे पहले अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में उत्तरोत्तर गिरावट देखने को मिली थी। ए, बी, सी, डी। चलिए फटाफट, चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। दोनों ही सही हैं। ये बच्चों याद करिएगा, ये जो बच्चे समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वर्शन नहीं है। ये पूरा इंडिया का कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसको आप याद करिए। तो मेरी आदत है क्वेश्चन फॉर्मेट में कराने की, जिससे चीजें तैयार हो जाए, याद रखेगा। क्लियर है? तो आप कर सकते हैं इसको। हाँ तो बेटा, इंडिया के आंकड़े पुराने ही होते हैं ठीक है। विदेशी ऋण, फॉरेन डेब्ट, विदेशी ऋण, याद रखेगा। विदेशी ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? विदेशी ऋण, आपके पास जो विदेशी ऋण आपके ऊपर मार्च 2019 के अंत में दीर्घकालिक बाहरी ऋण, और ऋण क्या होता है हमने पीछे पढ़ा। विदेशी ऋण में, आंतरिक ऋण में क्या क्या शामिल होता है हमने कल पढ़ लिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेगा। मार्च 2019 के अंत में दीर्घकालिक बाहरी ऋण मार्च 2028 की तुलना में अधिक था, यानी ज्यादा हुआ है। अब क्या हुआ है? यानी कि 19 के अंत में जो बाह्य ऋण होता है अब ज्यादा हो गया है इन द कंपेयर ऑफ 18, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? भारत के बाहरी ऋण की पूर्ण रूपेण अदायगी का लेखा जोखा दीर्घकालिक उधार के प्रभुत्व को दर्शाता है। यानी जो भी बाहरी ऋण होता है वह दीर्घकालिक उधार के रूप में ही होता है, दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है। आइए चेक करते हैं क्या है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही गए हैं। और अगर कल का लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपकी, यानी देख सकते हैं दोनों चीजें, याद रखिएगा, बेहतर हो गई हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या है? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तो आप देखें अब इस पे क्या है, क्लाइमेट चेंज पे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP24, या ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाना चाहिए। तो COP24 आप सबको पता भी होगा, यहां समझ लीजिए, हम रिवीजन कर रहे हैं। 24वां सत्र पोलैंड के काटोविश में आयोजित किया। कहां पर? पोलैंड के काटोविश में। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, याद रखिएगा, काटोविश। ठीक है, तो पोलैंड के काटोविश में आयोजित किया गया। इसकी उपलब्धि क्या रही? तो पेरिस समझौते, यानी कि जो पेरिस समझौता था, तो पेरिस समझौते से जुड़े कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों, तौर तरीकों, नियमों को अंतिम रूप यहां पर दिया जाना था।
तो ये याद रखिएगा। क्लियर है? यहां से खरीदी क्या? ठीक है, फिर इसके बाद क्या? पेरिस समझौता 2020 के बाद की अवधि के लिए सदस्य देशों पर कुछ जो है कार्रवाई के लिए कुछ प्रावधान अधिरोपित करता है। इसके तहत क्या है? विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। विकसित देशों ने यह संकल्प लिया था कि वह वर्ष 2020 तक विकासशील देशों में जलवायु से जुड़े कार्यों में सहायता देने के लिए प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएंगे। क्या करेंगे? ये उपलब्ध कराएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या है अगला? बैंकिंग क्षेत्र। क्या है? देख सकते हैं आप, बैंकिंग क्षेत्र। बैंकिंग के बारे में क्या क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में घरेलू परिचालन, याद रखें, खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन सुधरा है। याद रखेगा, यानी एक पॉइंट है कि जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक का वो ठीक हुआ है, पर 2018-19 की इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल गैर प्रदर्शनकारी अग्रिम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात बढ़ा है। अब देखिए ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए अगर इसको इंडिया नहीं पढ़ते तो ये ट्रेंड हमारी दिमाग में कैसे आता, तो आप देख सकते हैं। यानी इसका ट्रेंड क्या है? तो अनुपात बढ़ा है, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया, लगभग सबके आंसर सही गए हैं। तो ये हो गया आपका। ये मैं बेटा क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूं। अगर कुछ लोगों को लगता हो क्वेश्चन आंसर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कंटेंट है उसी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया। क्लियर है? आगे आते हैं, दिवाला और दिवालियापन कोड। आज द हिंदू की क्लास में आज द हिंदू की क्लास में भी मैंने ये कराया है। द हिंदू की क्लास में भी ये कराया गया, आपको पता है, आज सुबह सुबह। ठीक है ना? दिवाला और दिवालियापन कोड याद रखिएगा। दिवाला और दिवालिया 2014 में व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने दी के लिए दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन। समिति के अध्यक्ष उस समय पूर्व कानून सचिव टीके विश्वनाथन थे। ये बेटा याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया, प्रीलिम्स का फैक्ट। ठीक है ना? दिवालियापन कानून सुधार समिति टीके विश्वनाथ, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ? ये दो टीके विश्वनाथ से प्रभाव में आया। टीके विश्वनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद इस कोड का लक्ष्य क्या है? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और ऋण की उपलब्ध सुनिश्चित करना। क्या है? द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अगर कोई कंपनी, यानी ये क्या है, कर्ज वापस नहीं चुकाती, ठीक है, बैंक से लिया गया, तो इस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी आईबीसी कोड के तहत कर्ज वसूलने के लिए उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। आज ही मैंने आप लोगों को बताया था, सुबह हिंदी में बहुत अच्छा बड़ा डिस्कशन हुआ था। इसके बाद उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्जा हो जाता था और बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर अपना कर्ज वसूल सकता है। आईबीसी में यह प्रावधान है कि कोई बाहरी व्यक्ति या थर्ड पार्टी ही कंपनी को खरीद सकता है। तो ये पॉइंट आज मैंने बताया है, आप लोगों को याद भी होगा, सुबह हिंदू में भी।
अब देखिए अगली संस्था आ गई वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। ये क्या है इंपॉर्टेंट, फिर से संस्था, मैंने कहा इंडिया की इंपॉर्टेंस यही है कि संस्थाएं, इसमें संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद क्या है, स्थापना 2010 में। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई है, 2010 में। इंपॉर्टेंट है, पीटी में लिख देगा 11 में हुई है, 12 में हुई है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी याद रखिएगा उसको बनाए रखना, प्लस अंतर नियामक समन्वय, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में अंतर नियामक यानी परस्पर समन्वय को बढ़ाना, याद रखेगा। वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने हेतु तंत्र की मजबूती और स्थानीय संस्थानीकरण के उद्देश्य से, याद रखेगा, शीर्ष स्तर पर फोरम के रूप में इसकी स्थापना हुई है। दूसरा पॉइंट, यह परिषद क्या करता है, याद रखिएगा, बड़ी वित्तीय कंपनियों के संगठन के कामकाज को देखता है और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के बृहद विवेकशील यानी इकोनॉमी को भी मॉनिटर करता है। तो वित्तीय यानी नाम से स्पष्ट है इसके, स्थिरता एवं विकास के लिए काम करता है, याद रखेगा। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसके लिए काम करता है, याद रखेगा। और आर्थिक मामलों के विभाग में स्थित एसएसडीसी सचिवालय परिषद को सचिवालय सहयोग, तो आर्थिक मामलों के विभाग से ये संबंधित है। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद स्थापना 2010 में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, याद रखेगा। क्लियर है। कई बच्चे पूछ रहे यार, कई बच्चों के आ रहे हैं कि सर एसएससी और ये सब वो सब, बेटा ये एसएससी के लिए, मेरी पढ़ाई तो टिपिकल केवल आईएएस के अलावा किसी एग्जाम के लिए नहीं है, याद रखिएगा। तो मेरी पढ़ाई टोटल यूपीएससी की है बच्चों, क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर एसएससी में, नहीं बेटा एसएससी में इस टाइप का प्रश्न नहीं आता, ठीक है। ये मेरी पढ़ाई केवल यूपीएससी, केवल यूपीएससी, याद रखेगा, ठीक है। क्लियर है। कई बच्चे लिख रहे हैं सर मजा नहीं आ रहा है, बेटा हम मजे के लिए पढ़ाई नहीं कराते हैं। लिखे हुए हैं मजा नहीं आ रहा, बेटा मजे के लिए पढ़ना है तो एंजॉय करिए आप, ठीक है। लॉग आउट हो जाइए और जाइए एंजॉय करिए, मजा दुनिया में है। हमारी पढ़ाई यूपीएससी, बेटा आईएएस बनना चाहते हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित मतलब समर्पित, क्लियर है। तो याद रखिएगा, अगर जिनको मजा नहीं आ रहा वो क्यों है, कभी कभी ये लगता है कि आप लोग यार, मतलब 18 साल 20 साल में मतलब आदमी परिपक्व हो जाता है। अरे नहीं मजा आ रहा, निकल जाइए, क्या दिक्कत है भाई। अरे 800 सीट होती है, केवल 800 सीट होती है। अब ये 800 सीट में सब तो नहीं आ सकता ना, हर साल 800 सीट होती है। तो जिसको लगता है कि मैंने घुसना है वो रहे, जिनको नहीं लगता वो जाए एंजॉय करें, मार्केट में गोलगप्पे खाओ, जूस पियो, फिल्में देखो, मस्त घूमो, क्या दिक्कत है। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ इंडिया ईयर बुक बेटा कंप्लीट होगी। चलिए, तो ये हो गया बेटा वित्तीय स्थिरता। अब आ जाते हैं अगला, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। मैंने पहले ही कहा है संस्थाओं पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, संस्थाओं पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, याद रखेगा। वित्तीय स्थिरता बोर्ड, तो वित्तीय, अब देखिए ये क्या है, ये बेटा G20 संगठन, आपने पढ़ा ना G20, जो पहले G8 था, विकसित देशों का, विकसित और विकासशील देश दोनों का। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड इंपॉर्टेंट है। G20 के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G20 के तत्वाधान में वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, याद रखिएगा, पूरे विश्व में बनी रहे। मंदी ऐसी स्थिति में
कहीं ना कहीं सब लोग मिलजुल के काम करें वैश्विक स्तर पर। इसीलिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड G20 के अंतर्गत स्थापित की गई है। याद रखिएगा, भारत इसका एक सक्रिय सदस्य है। याद रखिएगा, भारत इसका एक सक्रिय, तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड G20 याद रखिएगा उसके अंतर्गत। क्लियर? हाँ बिल्कुल बेटे, वैश्विक मंदी के परिप्रेक्ष्य में आई थी। अब आते हैं अवसंरचना वित्त पोषण क्या है। याद रखिएगा, निवेश की आवश्यकताओं, यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, डेवलपमेंट करना है तो निवेश की आवश्यकताओं और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हेतु जन संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कई स्रोतों से अवसंरचना में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, ऊर्जा, रेलवे, परिवहन, इसीलिए अवसंरचना वित्त पोषण की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, और इस अवसंरचना वित्त पोषण के जो मेन सेंटर्स होते हैं, मेन सेंटर्स वो बैंक होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या होते हैं? ये बैंक होते हैं। क्लियर है? तो ये होता है बैंक वित्त पोषण। याद रखिएगा, एग्जाम्पल आरबीआई की 5/25 योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अपनी इस योजना के तहत याद रखिएगा, जो अवसंरचना वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है। 5/25 योजना क्या है? इसके तहत ऋण परिशोधन, यानी कि ऋण को चुकाने की अवधि 25 वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है एवं प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के पश्चात ब्याज दरों को पुनः परिवर्तित करने का प्रावधान किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अगली चीज है क्या? संस्थागत वित्त, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। याद रखिएगा, संस्थागत वित्त याद रखिएगा, अवसंरचना परियोजनाओं के, इंफ्रास्ट्रक्चरल परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु अवसंरचना क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ऊर्जा, रेलवे, परिवहन, विद्युत को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए सरकार ने भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर आ गया, याद रखिएगा। क्लियर है? भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड IIFCL की स्थापना की है। याद रखिएगा। क्लियर है? भारत अवसंरचना वित्त, ये क्या है? IIFCL, ये दीर्घ अवधि ऋण। याद रखिएगा, और एक चीज और याद रखिएगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की बात आएगी और विकल्प में किसी भी संस्था के बारे में रहेगा, किसी योजना के बारे में रहेगा, तो आपने क्या करना है? आपने वहां पर, अगर दीर्घावधि है तब तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म, अल्प अवधि की बात है तो वो गलत होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा हमेशा दीर्घ अवधि का ही होता है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो IIFCL क्या करता है? दीर्घावधि ऋण, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्वित्त के माध्यम से व्यवहार अवसंरचना परियोजनाओं को निधि प्रदान करता है। इसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की, याद रखिएगा, मतलब 10 वर्ष से अधिक तो होगा ही होगा, या सरकार जितना निर्धारित कर दे उतना होता है। याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका संस्थागत वित्त। फिर इसके बाद क्या है? अवसंरचना ऋण कोष, IIDF। क्या है ये? अवसंरचना ऋण कोष, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक कोष की स्थापना वही है। याद रखिएगा, यानी अवसंरचना परियोजनाओं में दीर्घावधि ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, यानी लॉन्ग टर्म ऋण देने के लिए, याद रखिएगा, और उसे बहुत तेजी के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए इस कोष को बनाया गया है। तो अब देखिए यहां पर, हाँ, फंड को निधि बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब ये सब, ये टर्मिनोलॉजी है बच्चों, जो मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं, और यूपीएससी वाकई में स्वप्न
लेके आए हैं कि उन्हें यूपीएससी में कुछ करना है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, क्या है ये जो टर्मिनोलॉजी है, तो ये सारी चीजें, यही सब पंक्तियां यूपीएससी पूछता है। और चूंकि हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं वहीं पर, तो हमें समझ में आता नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए प्लीज इसको एज अ टर्मिनोलॉजी, इसको एज अ टर्मिनोलॉजी आप प्लीज यूज करिएगा। आज आपको हो सकता है कठिन लगे, थोड़ा कम रुचिकर लगे, लेकिन आप अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी आपका ये बढ़ा जाएगा, याद रखिएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपकी जिंदगी बन जाएगी, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्या है, रियल एस्टेट निवेश न्यास, इनविट्स, ठीक है ना, रिट्स और इनविट्स, ये क्या है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। रियल एस्टेट आवास परियोजनाओं से, इन सब से, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, याद रखिएगा, रिट्स, क्या है ये, रिट्स। और फिर इसके बाद इनविट्स, इनविट्स क्या है, अवसंरचना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इनविट्स बोलते हैं। और रियल एस्टेट में निवेश के लिए जो ट्रस्ट है उसे रियल एस्टेट, रिट्स और इनविट्स, ये 2 शब्द याद रखिएगा। क्लियर है? तो रिट्स और इनविट्स 2 पॉइंट आप दिमाग में रखिए। ये ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है ना, जैसे आप ट्रस्ट बनाए, मैं ट्रस्ट बनाऊं, लाभकारी भी गैर लाभकारी भी, ये ट्रस्ट आधारित ढांचे हैं जो प्रभावी कर छूट और बेहतर प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से प्रतिफल बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि रिट्स और इनविट्स, एक रियल एस्टेट में निवेश के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के रूप में, इनका गठन ट्रस्ट के रूप में होता है। जब किसी संस्था का गठन ट्रस्ट के रूप में होता है तो उसे टैक्स में बहुत छूट मिल जाती है। और टैक्स में छूट के साथ अगर इस सिस्टम को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलाया जाए, तो यानी रियल एस्टेट में बेहतर ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर ग्रोथ, और इसके माध्यम से टोटलिटी यानी कि डेवलपमेंट और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट दोनों में वृद्धि होती है। याद रखिएगा, ये हो गया आपका। इनविट्स तथा रिट्स हेतु दिशा निर्देशक कौन होता है, सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। कौन होता है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, याद रखिएगा। तो ये इसके लिए इनविट्स तथा रिट्स। अब अगर आपसे प्रीलिम्स में यही पूछ ले, प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले कि इनविट्स और रिट्स क्या होते हैं, या यही पूछ ले इनविट्स क्या है, पूछ ले इनविट्स क्या है, पूछ ले बेटा रिट्स क्या है। अब अगर ऐसे पूछ लिया रिट्स और इनविट्स, तो स्वाभाविक है अब कम से कम एक बार याद रखिएगा, आपने पढ़ा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कई बच्चे, मैं बेटे 3 बजे से ये क्लास होती है, डेली रहेगी, 3 बजे से डेली रहेगी ये क्लास, याद रखें। क्लियर है? प्लस क्लास की बेटे इंफॉर्मेशन, एक मेरा नंबर है यार, मैंने स्टार्टिंग में लिखा, आप लोग उसी नंबर पे कॉल करें प्लीज। बच्चा हमारा काम पढ़ाने का, हमको पढ़ाने दें। आपकी रुचि लगे तो हमारे कोर्स से एडमिशन लीजिए, अगर पसंद हो, नहीं है तो भी नहीं लेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटा सर्वस्व न्यौछावर है, शरीर का एक एक कण, यह मानते हुए कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, जीवन नश्वर है, भगवान ने ज्ञान दिया है, मेहनत करके उसे और बढ़ा रहा हूं, उसे फैलाना चाहता हूं। ठीक है, अब बाकी भाई कंपनी में हूं, कहना पड़ता है एसके लाइव कोड और ये और वो, आपकी श्रद्धा पर प्लीज यहां ना पूछें, बहुत बच्चे पूछ रहे। आप, मेरा एक नंबर होता है यूट्यूब पे, एक यहां भी मैंने दिया, आप उस पर बात कर ले, ठीक है ना। देखिए, आते हैं मेरे कोड से तब भी स्वागत है, नहीं आते हैं तब भी स्वागत है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर है। चलो बेटा शाबाश, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रिट्स एंड इनविट्स, रिट्स एंड इनविट्स, याद रखेगा। अब देखिए रिट्स, पहला वाला रियल एस्टेट वाला, ये क्या है, ये क्या है, रिट्स क्या है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। रिट्स एक ऐसा मंत्र है, सॉरी मंच है, मंत्र भी कह सकते हैं, ऐसा मंच है जो निवेशकों को कम मात्रा में, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, याद रखिएगा, उनको कम मात्रा में सिक्योरिटाइज
अचल संपत्ति निवेश की अनुमति देता है। बेटा एक ये म्यूचुअल फंड की तरह, हालांकि एक मिनट ये भी बता दूं जरा समझ के, ये बेटा डिटेल यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, डिटेल यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड, केवल रिट्स इन्वेस्ट इसके अंदर कभी नहीं जाएगा, याद रखिएगा, इसके अंदर वो कभी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो स्वाभाविक है कि ये आप पढ़ रहे हैं तो डरिएगा नहीं, कठिन है ये, कोई बात यूपी जाता नहीं। फॉर एग्जाम्पल जरा मैं कई क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्या प्रश्न पूछा गया? बेसल मानक का संबंध किससे है? अब हम कितना पढ़ते हैं? बेसल मानक 1, बेसल मानक 2, बेसल मानक 3, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो पूछता है क्या है, बैंकिंग से है, नाभिकीय सिस्टम से है, ऐसा विकल्प देता है। तो ऐसे ही रिट्स एंड इन्वेस्ट केवल नाम पूछा जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो प्लीज आप इंडिया पढ़ते टाइम डरिएगा नहीं, आप इंडिया पढ़ते टाइम डरिएगा नहीं। अब नेचुरल अगर हम कंटेंट कम देंगे तो आपकी शिकायत बढ़ेगी, पर देने के साथ ही इसको हम काट दे रहे हैं, ये देखिए हम काट दे रहे हैं। आप एक भी प्रश्न यहां से मतलब इसके अंदर आएगा नहीं, याद रखिएगा। इसलिए पढ़ने से ज्यादा जो बच्चे सीरियस हैं उनको मैं संबोधित करना मतलब कर रहा हूं, पढ़ने से ज्यादा छोड़ने की कला भी सीखनी है, पढ़ने से ज्यादा छोड़ने की कला, याद रखिएगा, स्किप करना। तो ये बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप इंजॉय करिए। आप आज अगर मेरी एक बात अपने गांठ बांध लें, बेटा मैंने लगातार प्रीलिम्स उत्तीर्ण किया है, याद रखिएगा। उस बिहाफ पे आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं अपने अनुभव से कि याद रखिएगा, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़िए, किसी भी विषय का चैप्टर पढ़िए, याद रखिएगा, क्लियर है, तो आप जहां आपको बहुत कठिन लगे ना, वो उसको छोड़ दीजिए, वो आएगा नहीं कभी, वो कभी नहीं। आप यूपीएससी के पेपर का मोहब्बत से एनालिसिस करिए तो आपको क्या लगेगा, याद रखिएगा कि बड़ा इजी लगेगा, बहुत इजी। अच्छा ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। आप लोग सोचिए, हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? हम इतिहास में घुस जाते हैं, चैत्य ये होते हैं, बिहार ये होते हैं, स्तूप ये होते हैं, अंदर 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 वो तो पूछते तो पता चैत्य और बिहार क्या थे। हम नैनार पढ़ते हैं, अलवार पढ़ते हैं, नैनार अलवार ये शैव संत वैष्णव संत, अंदर घुस घुस के ये यहां वहां इनके आचार्य, और वो क्या पूछता है, नैनार और अलवार कौन थे। यानी वो केवल आपसे चाहता है कि आप अपना प्रीलिम्स में इंफॉर्मेटरी सिस्टम डेवलप करें, लेकिन हमारी क्या है, हमें घुस घुस के पढ़ने की आदत है। तो एक टीचर की जिम्मेवारी है कि घुसे, लेकिन आपको बता दे बेटा ये आपके काम का नहीं है, क्लियर है। तो रिट्स एंड इनविट्स हमें पता लग गया है, अब हम उसी के सहारे याद रखिएगा अपना काम कर जाएंगे। एक चीज और समझाना चाहूंगा, एक चीज और, अब देखिए जरा समझिएगा, अगर ये रिट्स आपको पता लग गया है कि ये रियल एस्टेट में निवेश से संबंधित है, तो आप विकल्प जब देगा यूपीएससी, विकल्प यानी जब विकल्प देगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा रिट्स पे, तो अगर आपको ये पता है ना कि रियल एस्टेट है और ट्रस्ट का मतलब आपको पता हो, मैंने बता दिया, तो आपको यूपीएससी कोई भी विकल्प देगा तो आप आइडिया जनरेट कर ले जाएंगे, नहीं यार निवेश होता है, निवेश का मतलब ये होता है आइडिया डेवलप करना, याद रखेगा, क्लियर है। तो इस हिसाब से कर सकते हैं आप। तो ठीक है, ये हो गया बेटा, ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, जो विभिन्न निवेशकों से एकत्र की गई पूंजी को एक स्थान पर इकट्ठा कर देता है। म्यूचुअल फंड की तरह रिट्स काम करता है। रिट्स के माध्यम से याद रखिएगा, लीज पर दी जाने वाली अचल संपत्तियों को कई हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें पत्र, निवेश या प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, रीट्स क्या है आपको पता लग गया। अब देखो बेटा, पीछे ये टर्मिनोलॉजी आए थे ना, अब सबका विस्तार है। पीछे अब ये G20 आया था कि नहीं आया था? G20 इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछेगा,
अब आइए थोड़ा सा G20 के बारे में कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। स्थापना क्या है, 1999 में 7 देशों के द्वारा, 1999 में 7 देशों, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली। तो बच्चों यहां यह भी पूछ लेता कौन संस्थापक सदस्य थे, तो संस्थापक सदस्य ये याद रखना चाहिए आपको। क्लियर है ये। तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई। उद्देश्य था, याद रखिएगा, वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना, वैश्विक वित्त का मैनेजमेंट करना, जिससे कहीं ना कहीं मंदी और इस प्रकार की स्थिति ना आए। यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के स्टाफ इसके अस्थायी मेंबर होते हैं। इस फोरम में भारत समेत 19 देश और यूरोपीय संघ सम्मिलित हैं। याद रखिएगा, G20 का 14वां शिखर सम्मेलन जापान के ओसाका शहर में आयोजित हुआ। तो आप इसको याद रखिएगा, 2019, याद रखिएगा G20 जापान के ओसाका में, याद रख सकिएगा 14वां शिखर सम्मेलन। तो अब G20 पर कुछ भी पूछेगा तो काम भर का कंटेंट अपना तैयार हो गया। अब देखिए क्या है ब्रिक्स बैंक, चूंकि उसमें सभी है। क्या है ब्रिक्स बैंक। इसके बाद G20 के बाद इंडिया में ब्रिक्स बैंक के बारे में याद रखिएगा दिया गया है। तो जानिए क्या है ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसे कहते हैं। ब्रिक्स देशों ने, याद रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया है। अब अगर मेंस में पढ़ाना हो तो मेंस में कंपेयर होगा कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, क्लियर है, तो उसी हिसाब से ब्रिक्स बैंक है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ब्रिक्स देश के हर सदस्य का योगदान $10 अरब है इसमें, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और बैंक की शुरुआत $50 अरब से हुई और इसे बढ़ाकर $100 अरब किया गया, यानी इसकी अभी राशि कितनी है, $100 अरब, याद रखिएगा। क्लियर है। फिर देखिए क्यों पड़ी ब्रिक्स बैंक की जरूरत। तो विश्व बैंक और आईएमएफ को टक्कर देने के लिए, यानी कि ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इस पर अमेरिका और उसके नेतृत्व में वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रोल है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं एक बेहतर पैरामीटर्स के लिए इसकी स्थापना हुई। पैरामीटर्स किस क्षेत्र में, पैरामीटर्स कि भाई हम एक संतुलन बनाए, याद रखिएगा। ब्रिक्स देशों की आबादी दुनिया की कुल जनसंख्या का 41.4% है। फाइनेंशियल सिस्टम में पश्चिमी देशों के एकाधिकार को कम करना, याद रखिएगा, ये उसके उद्देश्य है। ब्रिक्स बैंक में जो वोटिंग का अधिकार है, प्रत्येक सदस्य देश को एक वोट का अधिकार है, याद रखिएगा। ब्रिक्स बैंक का फिर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को आसान शर्तों पर कर्ज देना। क्या है, विकासशील राष्ट्रों को, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, मुख्यालय इसका कहां है, संघाई चीन में। कहां है इसका मुख्यालय, कहां है, इसका मुख्यालय संघाई चीन में है, याद रखिएगा। भारत को क्या फायदा होगा इससे, तो भारत की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर निर्भरता कम होगी। क्या होगी, भारत की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा बंदरगाह, सड़क एवं दूर संचार नेटवर्क पर हम बेहतर विकास कर पाएंगे। और क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फंड की आवश्यकता है, और यह फंड अगर हमें ब्रिक्स बैंक से मिलेगा तो हमारा बंदरगाह, सड़क एवं टेलीकम्युनिकेशन, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन हमारा बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका। अब आइए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलिए प्रैक्टिस, कोई गलती नहीं करेगा, कोई जो गलती करेगा अपना कान पकड़ के खींचेगा, याद रखिएगा। क्लियर है। तो प्लीज जो गलती करेगा कान खींचेगा, इसे इसे, क्लियर है। चलो बेटा चाय पी लिया जाए थोड़ा सा। देखो हम लोग लेट्स, बेटा हम चाय भी पीते हैं लेट्स क्रैकेट वाली, चाय भी लेट्स क्रैकेट वाली, देख लो, ठीक है। मतलब हम लोग हमेशा मूड में रहते हैं अन अकेडमी वाले। ब्रिक्स
कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ। दूसरा, ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 50% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 40% है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना ही दो। आप याद करें। ठीक है, चलें। आंसर केवल एक, देख लो। ओहो, जिसका गलत, इधर देखो बेटा। ब्रिक्स देशों, पहला तो ठीक है, दुनिया की आबादी का 40% है ना भैया। अभी आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो ये क्या पढ़ा था हमने, कहाँ गया भाई? ब्रिक्स, ब्रिक्स, ये देखिए 40% है ना, ये देखिए, गलती मत करिए भाई। और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 40% नहीं 30% है, जीडीपी। ये दो गलतियां, कान पकड़ लीजिए, कान पकड़िए। अगला, अब देखिए अगला संगठन आया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब इंडिया में आए हैं, मैंने उनको डिटेल कर दिया। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बेटा सब प्रीलिम्स फैक्ट है, ये सब प्रीलिम्स फैक्ट है, याद करिएगा। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन के लिए, असमानता को कम करने के लिए 70 देशों में कार्य करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज, लीडरशिप, कौशल, ये सारा चीज करता है। बस ऊपर के 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए, दैट्स इट। आओ जरा प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस 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 मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, और अंत तक बने रहना। अंत में याद रखिएगा, अंत में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। स्टोरी सुनाऊंगा, अंत तक बने रहिए, देखिए स्टोरी कैसे सुनाता हूं। चलिए, क्या है भाई? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक, ठीक है, वाह सबके वेरी गुड, लगभग 90%, लगभग 90% आंसर एक और दो में। दिस इज गुड साइन, दिस इज गुड साइन। अगला जो बेटा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क, 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 साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन। कितने का? 8 का। देख सकते हैं, ये सब प्रीलिम्स फैक्ट, ये सब प्रीलिम्स फैक्ट, याद रखें। क्या है? स्थापना 8 दिसंबर 1985। क्या है? मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं, याद रखिएगा। हाँ सृष्टि, बिल्कुल बेटा। 2007 से पहले सार्क के 7 सदस्य थे। अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। क्लियर? दिया हो गया सार्क का। क्लियर? ये समझ में आ रहा? क्लियर है? ठीक है। अब अगला क्या बेटा? सार्क विकास कोष, सार्क डेवलपमेंट फंड, ये सब इसी चैप्टर में आए हैं। सार्क विकास गठन क्या है? सार्क के सदस्यों द्वारा 2010 में, मुख्यालय इसका थिम्पू भूटान में है, मुख्यालय थिम्पू भूटान में है। अच्छा, जिन बच्चों का स्टक हो जाता है वो रिफ्रेश कर लिया करें, याद रखिएगा। ठीक है, सार्क, इसके प्रबंधन निकाय में सभी सार्क देशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, याद रखिएगा, वित्त मंत्री शामिल होते हैं। फिर इसके बाद क्या है? सार्क विकास कोष की योजना खुद को
निकट भविष्य में एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने की है। तो ये सब चीजें हैं, याद रखिएगा। सार्क डेवलपमेंट फंड, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, क्लाइमेट चेंज और क्षेत्रीय कारोबार संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बड़े अंतरराष्ट्रीय ऋण दाताओं से वार्ता शुरू की गई है। ठीक है ना। तो इन ऋणदाताओं में, यानी ये जो सार्क है, जुड़ना चाहता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जिसका लीडर चीन है, उसके साथ, याद रखेगा। क्लियर है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष? आईएमएफ। हाँ हाँ, ठीक है। आईएमएफ की कल्पना 1944 में ब्रेटन वुड्स अमेरिका में आयोजित 44 देशों के सम्मेलन में की गई थी। इसी सम्मेलन में आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना भी की गई थी, याद रखिएगा। इसलिए आईएमएफ और आईबीआरडी वर्तमान में विश्व बैंक, आईबीआरडी को ही बच्चा विश्व बैंक कहते हैं, को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों के रूप में जाना जाता है। नोट, याद रखिएगा, नोट, आईएमएफ का औपचारिक गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ। ये डेट में कंफ्यूज मत होइएगा। आईएमएफ वर्तमान में, आईएमएफ में 189 मेंबर्स हैं। नाउरू एक देश है बेटा, नाउरू, ये इसका 189वां सदस्य है। भारत आईएमएफ का संस्थापक, ये सब पंक्तियां पूछता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? एकदम सब लोग बताओ फटाफट। चलो बताओ, देखो कितने लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबका सबका चाहिए, शाबाश, वेरी गुड। एक साथ देखो कितने लोग हैं। डबल क्लिक मत करिएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई बात। एनर्जी जाने मत दो, एक एक मिनट चूस लेना है। एक एक मिनट जितना खर्चा हो रहा है ना, सब याद कर लेना है, रट लेना है। ये नहीं कि बाद में, नहीं, अभी पढ़ना, अभी रट लेना। अभी पढ़ना है और अभी रट लेना है, याद रखिएगा। क्लियर है? बाद के लिए नहीं, बाद के लिए टाइम क्यों खराब करेंगे, बाद के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है। आईएमएफ क्या क्या निकालता है? देखो ये भी बेटा क्वेश्चन है। आईएमएफ क्या क्या निकालता है? आईएमएफ क्या क्या निकालता है? आप देख सकते हैं क्या क्या निकालता है। आईएमएफ क्या क्या निकालता है? तो क्या निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है, फिजिकल मॉनिटर निकालता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ये देख सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, यानी आर्थिक स्तर विश्व का क्या है, इस प्रकार की एक रिपोर्ट निकलती है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन निकालता है? आईएमएफ। फिजिकल मॉनिटर, यह भी एक पुस्तक है, कौन निकालता, रिपोर्ट है, कौन निकालता है? आईएमएफ। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन निकालता है? आईएमएफ। फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कौन निकालता है? आईएमएफ। याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन है, ये सब प्रीलिम्स में। ये ऐसी क्लास है कि आपको सुकून मिलेगा, भले आए ना आए, कि चलो यार हमने अच्छा पढ़ा। अच्छा पढ़ना और पढ़ने में अंतर होता है। अच्छा पढ़ने का मतलब होता है एक सिस्टम होता है, क्लियर है, और सिस्टम पता होता है तो आपका काम हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आइए देखिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। अब क्या आ गया? प्रैक्टिस पे, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जरा पकड़िएगा। आईएमएफ की स्थापना विश्व बैंक के साथ की गई। आईएमएफ ब्रेटन वुड्स का नतीजा है। चलिए, क्रिस्टीना लेगार्ड आईएमएफ की वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वर्तमान में आईएमएफ के 193 देश सदस्य हैं। क्लियर है? ये रहा, देख सकते हैं 89 है ना, 189 है ना, 193। क्लियर है? तो जी बहुत बढ़िया, लगभग 99% आंसर सही है।
चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईएमएफ का उद्देश्य नहीं है? चलिए फटाफट, कौन आईएमएफ का उद्देश्य नहीं है? आंसर क्या है? निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। तो ये देख सकते हैं आप, विश्व बैंक, क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? वर्ल्ड बैंक, क्या है? वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया, तभी आपने पढ़ा। जॉन मेनार्ड कीन्स अर्थशास्त्री थे और हैरी डेक्स्टर वाइट को विश्व बैंक के संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं। चलिए, तो ये अच्छे फैक्ट है, याद रखिएगा। विश्व बैंक की स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सदस्य देशों की जो इकोनॉमी, जो जिनको नुकसान हुआ था, उनका पुनर्निर्माण करना था, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो स्वाभाविक है, आपको पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करिए। चलिए प्रैक्टिस फटाफट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चलिए, आईएमएफ कौन कथन सही है? चलिए पढ़िए फटाफट। अविनाश खुश रहो बेटा, बड़े टाइम बाद मैंने तुम्हें देखा यार। ठीक है, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। एकमात्र सही है, स्वचालित रूप से विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? चलिए फटाफट, कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? 1, चलिए 2, 5 काउंटिंग, 3, 4, 5, और ये रहा विनिमय दर स्थिरता, क्योंकि यह आईएमएफ का कार्य क्या है? यह आईएमएफ का कार्य है, याद रखिएगा। यह किसका कार्य? वर्ल्ड बैंक का नहीं, आईएमएफ का कार्य है। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी। क्या है? आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी। क्लियर? ये क्या विश्व बैंक समूह का ही एक सदस्य है, जो केवल, अब देखिए बड़ा पॉइंट है ये, यहां पकड़ेगा, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, पीटी फैक्ट हो गया ये, जो केवल विकासशील देशों के निजी क्षेत्र में निवेश पर ध्यान देता है। क्या करता है? निजी क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। 1956 में स्थापित इस संगठन में 184 सदस्य हैं, याद रखियो। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और भारत के निम्न आय वाले राज्यों पर इसका ध्यान केंद्रित है। तो ये देख, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, याद रखिए क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर से एक बार रिपीट हुआ वर्ष 2014 में, याद रखिएगा। ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, अब बेटा अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पीटीआईएस में आ चुका है
कि फोर्टालेजा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? क्या पूछा था? फोर्टालेजा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब आप देखें, इंडिया पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये करंट का है, लेकिन आपको ये भी लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस, जिनको 2021 में देना है उनके लिए भी पढ़ना ये जरूरी है। एनडीबी के संचालन, स्वच्छ ऊर्जा के लिए, परिवहन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सिंचाई के लिए, अस्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए। मुख्यालय इसका संघाई चीन में है और संस्थापक तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अगला इंपॉर्टेंट देखिए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, AIIB, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, याद रखिएगा। क्लियर है? यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। क्या है? बहुपक्षीय, कई पक्ष इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में काम करता है। गठन इसका वर्ष 2016 में $100 बिलियन की प्रतिबद्ध पूंजी के साथ हुआ है। मुख्यालय बीजिंग, 86 सदस्य है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और दूसरा सबसे बड़ा इसका शेयर धारक है चीन के बाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी पूछेगा, तो याद रखिएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या है? अगला संगठन, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष। आप लोगों को याद होगा, याद रखिएगा, आप लोग याद होगा, मैंने एक बार कहा था आप लोगों से, यूट्यूब पे मैं कई बार कह चुका हूं क्लास में, कि अगर इंडिया को अच्छे से पढ़ा जाए तो आपके सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। अभी इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे ना, दिमाग हिल जाएगा कि जितने संगठन, डिटेल नहीं आप खरीदेंगे तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कैसे बना रहे हैं, उसने जिस जिस संगठन को दिया उसका हमने डिटेल कर दिया और वहां से एक भी प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे आगे चलते हैं। कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, याद रखिएगा। तो कृषि विकास के लिए इसकी स्थापना 1977 में, याद रखिएगा। UN की एक एजेंसी है, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, याद रखिएगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है? विकासशील देशों के, जैसे हम लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख उन्मूलन के प्रति ये समर्पित है, याद रखिएगा। अगला क्या है? GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। क्या है ये? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक के साथ, किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ, एक पायलट कार्यक्रम के रूप में। यानी याद रखिए, साझेदार कौन है? वर्ल्ड बैंक है। उद्देश्य क्या? साझा वैश्विक, नाम से स्पष्ट है, साझा वैश्विक, कॉमन जो फ्यूचर है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, वैश्विक स्तर पर उसे प्राप्त करना, याद रखिएगा। और 5 मुख्य क्षेत्रों में अनुदान करता है, बायोडायवर्सिटी में, क्लाइमेट चेंज में, भूमि क्षरण जो हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय जल, रसायन एवं कचरा क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला क्या है? देखिए, सारे संगठन, एशियाई विकास बैंक, ADB है। क्या है? एशियाई विकास एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, याद रखिएगा। ADB के 16 मेंबर हैं, 67, और शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात जापान का है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है। एशियाई विकास बैंक की जब स्थापना हुई थी तो विश्लेषक कहते थे पश्चिमी वर्चस्व वाले, याद रखिएगा। विश्व बैंक के संबंध में एशिया की प्रतिक्रिया थी। निवेश कहां का करता? ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। बैंक के बड़े हिस्सेदार, याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट का वोटिंग का प्रतिशत, भारत 7.5 और रूस 6।
याद रखें एडीबी। देखो प्री 19 में क्वेश्चन आ गया था, प्री 19 2019 का प्रीलिम्स क्या क्वेश्चन आया था, एशियाई आधारित संरचना निवेश। देख सकते हैं कैसे प्रश्न आता है इंडिया का। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप देखिए, याद रखें, हाँ 18-19 जब का भी है कंफ्यूजन हो जाता है। AIIB के 80 से अधिक, भारत सबसे बड़ा शेयरधारक, एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं। याद रखिएगा, तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। इस हिसाब से आपको चलने की आवश्यकता है। क्लियर है ना? तो भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है और इसके बाहर के सदस्य भी इसमें शामिल है। इस हिसाब से चलना है। AIIB के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भारत द्वारा प्रारंभ किया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे। चेक करिए आंसर केवल 2। याद रखिएगा, चूंकि भारत ने इसे प्रारंभ नहीं किया है। अब यहां से मुद्रा एवं सिक्कों से, अब मुद्रा एवं सिक्कों से कल क्लास चलेगी। आज आप सबसे अब अनुमति चाहूंगा, और कल सुबह 10 बजे हिंदू की क्लास के बाद, 8 बजे हिंदू की क्लास के बाद 10 बजे PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। संडे को तो हिंदू चल ही रहा है, फिर वो 500 की सीरीज संडे स्टार्ट होगी, पर सैटरडे 10 बजे याद रखेगा PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के 500 क्वेश्चंस पर चर्चा होगी। शायद हमारे बड़े क्वेश्चन वहीं से मिल जाए। याद रखिएगा, स्टोरी बेटा किसी दिन बाद में बताएंगे। क्लियर है? ठीक है, स्टोरी बाद में बताएंगे। अच्छा चलो बता देते हैं, कई बच्चे पूछ रहे हैं। स्टोरी कुछ नहीं है, स्टोरी कुछ नहीं। एक इनका नाम आपने सुना है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स नाम सुना है कि नहीं सुना है? दादा रे दादा, हाँ स्विमर है ये बेटा। 28 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 28। और भारत जब से ओलंपिक में खेल रहा है ये अकेले, और भारत अभी तक 28 मेडल जीता, और ये अकेले। याद रखिएगा, बचपन में ही इनके पिता ने इनकी मां को डाइवोर्स दे दिया था। और आप समझ, हम कहते हैं ना इकोनॉमी ये वो ऐसी वैसी, एक जिल थी, एक जिद था, एक जिद। इनके बारे में कभी पढ़िएगा, याद रखिएगा। मतलब आप, ये इंसान यहां से सोचता था और यहीं खत्म कर देता था। जरा याद रखिएगा, बस इतना ही। ये इंसान यहीं सोचता था, यहीं खत्म करता था। हम लोग यहां भी लेके आ जाते हैं दिल में, अरे यार अरे यार, यही यही। इनके बारे में इतना ही कि अगर मैंने 12 घंटे की प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, यही यही खत्म हो जाता था, नीचे उतरना ही नहीं। तो बस याद रखिएगा, आपको 12 सारी सोच यही इकट्ठा कर देनी, नीचे नहीं लाना कि शरीर थक रहा है, दिक्कत हो रही है, डजेंट मैटर। याद रखिएगा जबरदस्त रूप से। तो इसी हिसाब से इन्हीं की तरह अप्रोच बनाइए, जुनून बनाइए, पैशन बनाइए, और फिर जिंदगी को एंजॉय करिए। याद रखिएगा, तो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे द हिंदू में, और उसके बाद शाम, मतलब उसी के तुरंत बाद PIB 500 क्वेश्चंस MCQs याद रखिएगा की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। लगभग 3 घंटे तो चलना ही चाहिए। याद रखिएगा, 2.5-3 घंटे तो चलना ही चाहिए। क्लियर है? तो मिलते हैं। बाय बाय बच्चा लोग, बाय। कल आइए 3 बजे मिलते हैं। बाय बच्चा लोग। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है? सॉरी ही बोला जा सकता है। अगर अच्छी लगी हो तो खूब मेहनत करिए फिर। ठीक है, बाय बच्चा लोग, बाय। गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस।